नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे एक ऐसी खबर की दुनिया पर जिसका एक तरह से खतरा मंडरा रहा है, वो है एटमी खतरा। मिडिल ईस्ट से ये पनप रहा है और अगर ये फूटा तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। अमेरिका की सेनाएं ईरान के आसपास घेरा कर चुकी हैं, डेरा डाल चुकी हैं, जबकि ईरान भी जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि बातचीत के जरिए विवाद टालने की कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन इसके कामयाब होने की उम्मीदें बेहद कम हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर युद्ध टालने को तैयार है और ईरान ने एक नई शर्त रख दी है। इस बीच ईरान ने परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि अगर ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाएं तो ईरान अपना 60% संवर्धित यूरेनियम को हल्का कर सकता है, यानी यूरेनियम के संवर्धन स्तर को कम किया जा सकता है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ये साफ कह चुके हैं कि ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ेगा। उधर अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर परमाणु संवर्धन रोकने के लिए दबाव बना रखे हैं। अब बताया जा रहा है कि ईरान के पास में लगभग 400 किलो यूरेनियम है, जिसको संवर्धन का स्तर लगभग 60% माना जाता है। अमेरिका इसी यूरेनियम को हासिल करना चाहता है। हालांकि इस बीच खबर यह भी आई कि ईरान इस यूरेनियम को रूस शिफ्ट कर सकता है। हालांकि ईरान इस बात से इनकार जरूर लगातार कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में ओमान में एक वार्ता भी हो चुकी है, जिसमें ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ शामिल हुए और अब मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल इजरायल के पीएम नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। अब माना जा रहा है कि इस दौरान ईरान पर एक्शन को लेकर बातचीत की जा सकती है। उधर ईरान के सुरक्षा परिषद के सचिव लारिजानी ओमान पहुंचे और बातचीत से पहले ही अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी। अमेरिका ने शर्तें नहीं मानने पर हमले किए जाने की चेतावनी दी और अमेरिका ईरान पर परमाणु संवर्धन रोकने का दबाव भी बना रहा है और इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या सीमित करने है और लंबी दूरी के मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका और इजरायल की मांग है कि ईरान प्रॉक्सी संगठनों को मदद बंद करे और गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई हो, जबकि इन शर्तों को ईरान पहले ही सीधे से सिरे से नकार चुका है। अब ऐसे में बातचीत सफल होगी, इसकी उम्मीद कम नजर आती है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ईरान ऐसी शर्तें लगाकर बातचीत की प्रक्रिया को लंबा खींचना चाहता है ताकि वो अपना परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पूरा करके अपना बम बना सके। खबरों की माने तो ईरान के पास में 60% तक संवर्धित यूरेनियम होने की वजह से भी अमेरिका हमला करने से बच रहा है, क्योंकि ये यूरेनियम फैला तो रेडिएशन का असर दूसरे देशों तक भी जा सकता है और अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तब भी ये नुकसानदेह ही एक तरह से हो सकता है। इसीलिए लोगों के मन में सवाल है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच में विवाद का शांतिपूर्ण हल संभव है? सवाल ये भी, क्या यूएस और इजरायल ने जानबूझकर ऐसी शर्तें रखी जिन्हें ईरान अस्वीकार कर दे? क्या ईरान इन नई मांगों की आड़ में यूरेनियम संवर्धन के लिए ज्यादा समय जुटाना चाह रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में लगातार हैं और मिडिल ईस्ट में जिस तरह से बड़ा तनाव नजर आता है, उस बड़े तनाव के साथ में ये तो स्पष्ट हो जाता है कि फिलहाल ये मिडिल ईस्ट की आग बहुत जल्दी ठंडी होती हुई नजर नहीं आती और बार बार जो एक बड़ा तनाव खास तौर से यूरेनियम संवर्धन और इसके अलावा एटम बम का जो बार बार जताया जा रहा है, आने वाले वक्त में क्या उसको लेकर चुनौती नजर आएगी, क्योंकि ईरान के आसपास लगातार अमेरिका का सैन्य बेड़ा और ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई की धमकी देता रहा है। बातचीत के जरिए स्थिति को सुधारने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन जो पहली बातचीत रही पहले दौर की, वो बेनतीजा रही। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक हफ्ते के अंदर दूसरी मुलाकात हो सकती है, लेकिन क्या वो मुलाकात रंग लाएगी और क्या वो मुलाकात कुछ ठोस निर्णय देकर जाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जाए कि उसकी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा सफल होती हुई नजर नहीं आती। अमेरिका और ईरान लगातार दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, लगातार दोनों एक दूसरे को डाउन करना चाहते हैं। पहले अमेरिका की तरफ से 4 शर्तें रखी गई थी ईरान के लिए, लेकिन ईरान कहता है कि वो अपनी ही शर्त पर काम करेगा, अमेरिका के सामने वो झुकने वाला नहीं है।
अब इस बीच ईरान की तरफ से जो नई शर्त आई उसने जरूर चिंता बढ़ा दी है। जैसे आपको बताया कि ईरान का जो परमाणु जखीरा है वो कितना समृद्ध है। ऊर्जा संगठन के प्रमुख हैं, उनकी तरफ से कहा कि अगर ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाएं तो ईरान अपना 60% संवर्धन जो है उससे कम कर सकता है। समझिए, दरअसल अमेरिका ने खास तौर से ईरान पर कई सैंक्शंस लगाए हुए हैं, कई पाबंदियां लगाई हुई हैं, और अगर उन पाबंदियों को हटाया जाता है तो संवर्धित यूरेनियम को हल्का किया जा सकता है। ये कहा जाए कि एक बड़ी झलक एक तरह से ईरान की तरफ से दी गई है। यूरेनियम का संवर्धन स्तर को कम अगर किया जाता है तो ये मान के चलिए कि जो एक बड़ी टेंशन अमेरिका समेत पूरी दुनिया को है ईरान को लेकर, वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। ये एक उम्मीद जरूर जताई जा रही। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्टेड है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद गुप्ता मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेशी मामलों के जानकार रवि अरोड़ा मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, और यूएसए से रिपब्लिकन पार्टी की नेता पूर्णिमा नाथ भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं अनुज माथुर जी, आपसे सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। लगातार बैठकें, दबाव, डराने की रणनीति और ये कहा जाए शर्तों के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन अब इस बीच ये जरूर कहा जा रहा है ईरान की तरफ से अगर सैंक्शंस हटाए जाते हैं तो ईरान इसको थोड़ा और हल्का करने पर विचार कर सकता है। यानी कि कहा जाए कि ईरान ये इस मौके का जो ये तमाम परिस्थितियां हैं उसे अपने फायदे के तौर पर अब भुनाने की कोशिश कर रहा है। जय हिंद है ना। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। जब ईरान ने इस प्रकार की शर्तें वहां पर रखी थी, क्या होता है, देखिए, आपको एक चीज देखनी पड़ती है कि किसी भी चीज के इस तरह के इम्पास का सोल्यूशन कब निकल सकता है। इस इम्पास का सोल्यूशन तब हमारे साथ कहीं ना कहीं आ सकता है जब हम अपनी डिजायर्ड एंड स्टेट, जो हम चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं दोनों ग्रुप को एक्सट्रीम्स की तरफ रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन निकल पाएगा। अब आप देखें कि ईरान इजराइल की समस्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज्यादा उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी है। उसकी मिसाइल ड्रोन, जो एआई एनेबल्ड मिसाइल ड्रोन कैपेबिलिटी उन्होंने और डेवलप करी है, उससे ज्यादा खतरा है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर जो पावर होती है इन एनी केस में है, न्यूक्लियर जो आर्सेनल है वो एक वेपन ऑफ पीस है। इट इज ए वेपन ऑफ डेटरेंस। वो कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जो मिसाइल फोर्स ईरान ने तैयार कर ली है वो निश्चित रूप से इस्तेमाल हो सकती है। तो अब अगर ईरान चाहता भी, ये कह भी रहा है कि मैं अपना न्यूक्लियर जो इशू है उसको थोड़ा मेल्ट डाउन कर लूंगा और हम किसी प्रकार के किसी तरीके पर आ जाएंगे, उससे इजराइल का जो इशू है वो हल नहीं होगा। और ये बात निश्चित रूप से मानने की है कि जब तक इजराइल एक रीजनेबल अश्योरेंस उनके जो उनके मिसाइल फोर्सेस हैं, और ये एश्योरेंस की वो और फर्दर डेवलप नहीं करेंगे मिसाइल फोर्सेस के लिए, तब तक मुझे नहीं लगता है कि नेतान्याहू बिल्कुल शांत बैठने वाले हैं। और ये अभी आने वाले समय में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार का बिल्डअप वहां पर किया गया है, जो बिल्डअप समंदर में हुआ है वो, उसके अलावा ग्राउंड पर एयर फोर्सेस का बिल्डअप, उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बड़े अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप्स, वॉर एसेट्स जो है वो मिडिल ईस्ट में उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं। B-52 बॉम्बर्स वहां डिप्लॉय कर दिए हैं। तो ये तमाम चीजें ये डिप्लॉय हो गई हैं, ये वापस जाने के लिए नहीं है। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि अगर ये बात आगे जाके नहीं बनी तो एक बहुत खतरनाक मुहाने पर आकर के खड़े हुए हैं, और ये एक युद्ध में तब्दील हो सकता है, वो जो कि एक डिजास्टर होगा। सबसे बड़ी चीज जो इसका असर पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% दुनिया का एनर्जी ट्रेवल करता है। अगर 20% दुनिया का एनर्जी अफेक्ट हो जाएगा तो आप सोच सकती हैं कि किस प्रकार से क्रूड की जो प्राइसेस हैं वो दुनिया में शूट अप करेंगी, और इसका डायरेक्ट असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। तो ये एक बहुत खतरनाक मेरे हिसाब से इशू वहां पर आ गया है। और जिस तरह से वो थोड़ा मेल्ट डाउन दिखा रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वाला
कम कर लेंगे और आपसे बात कर लेंगे, उससे बात बनेगी नहीं जब तक मिसाइल स्टॉक पाइल और मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे और उस पर चेक नहीं लगाएंगे, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। और आप मान के चलें, इजराइल विल फाइंड ए वे कि उनके जो मिसाइल स्टॉक पाइल है या मिसाइल का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर वो जरूर हमला करने की कोशिश करेंगे। जी जी सर, और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो दरअसल अपने आप में बड़े व्यापक हैं। हालांकि अभी ईरान की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो किस तरह के हैं। सिर्फ अमेरिका की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध जो लगाए गए हैं उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया आ रही है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन जो बड़े ये एक तस्वीर रवि अरोड़ा जी जो नजर आती है, अगर बात की जाए अमेरिका की तरफ से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें, चाहे बात यूके हो, ईयू हो, और ऐसा लगता है कि लगभग 800 से ज्यादा प्रतिबंध एक तरह से है ईरान के ऊपर, जिसमें ऑयल एक्सपोर्ट बैन हो या बैंकिंग रिस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी सैंक्शंस, ये इस तरह की काउंटिंग्स लगातार बढ़ती चली जाती है। यूके में तो 550 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस एक तरह से लगाए गए हैं इंडिविजुअल या फिर एंटिटीज के तौर पर। लेकिन ये कहा जाए रवि अरोड़ा जी, जिस तरह से ईरान सभी के लिए एक बड़ा चिंता का सबब बना रहा, खासतौर से उसका यही जो यूरेनियम संवर्धन है, सभी को एक यही बड़ी चिंता है कि यूरेनियम संवर्धन का अगर 60% से ज्यादा हिस्सा अगर ईरान के पास में है और ये कहा जाए कि वो एटम बम बनाने के, परमाणु बम बनाने के बहुत नजदीक है, और अगर ऐसा हो जाता है तो वो दुनिया के लिए घातक होगा, और ये शर्त अगर मान ली जाती है तो पूरी दुनिया को थोड़ी एक चिंता से रियायत मिलेगी। लेकिन ये क्या प्रैक्टिकली फिजिबल नजर आता है सर? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं समझता हूँ यूरेनियम संवर्धन के बाद जब हम बार बार करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका ने जिस प्रकार से भारत पर जब टैरिफ लगाया तो पूरा देश आग बबूला हो गया, और आप समझिए पूरे ईरान की इकोनॉमी को खत्म कर दिया अमेरिका ने। उसके प्रतिबंधों की वजह से आज जो ईरानी है सड़कों पर है, और आज वहां पे जो दौर चल रहा है वहां पर मैं समझता हूँ सबसे बुरा दौर इस समय ईरान का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईरान की सरकार, क्योंकि अब अमेरिका का मकसद सिर्फ यूरेनियम संवर्धन को रोकना नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप वहां पे तख्ता पलट चाहते हैं, वो खामनेई का सरकार को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं क्योंकि इजराइल का बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि इजराइल जानता है कि जिस प्रकार से यूरेनियम संवर्धन जो 60% उनके पास है, वो तो खतरा बाद में है। सबसे बड़ा खतरा तो उन मिसाइलों से जो लगातार तैयार की जा रही है वहां पर, और उसको अपना सबसे बड़ा अपने वजूद के लिए इजराइल खतरा मानता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, और ईरान भी जानता है कि अमेरिका तब तक हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी आज अभी भी 3000 मिसाइलें, पहले 600 मिसाइलें थी, अब खबर निकल कर आ रही है करीब 3000 मिसाइलें जो ईरान ने तैनात कर दी है तेल अवीव और हाइफा के पर, और खासकर मोसाद के हेडक्वार्टर पर, मतलब पूरा कहीं ना कहीं जो है इजराइल को निशाने पर ले रखा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका इस बात को समझ रहा है। बेशक से इब्राहिम लिंकन वहां भेजकर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की जरूर कोशिश की अमेरिका ने, और वो साइकोलॉजिकल तरीके से शायद थोड़ा कामयाब भी हो जाता, लेकिन जिस प्रकार से वहां पर इससे ना तो तख्ता पलट हो पाएगा, ना ही वहां सरकार बदल पाएगी। और अगर युद्ध भी होता है तब भी ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यह बात खुद मोसाद के चीफ अभी पिछले दिनों जब अमेरिका गए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, शायद अब प्लान बी पे काम होगा अगर बातचीत नहीं बनती। तो मुझे लगता है अब हमला इजराइल की तरफ से किया जाएगा, अमेरिका पहल नहीं करेगा। और कुछ बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस अब बदल रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि बातचीत जो चल तो रही है लेकिन इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि जो शर्तें अमेरिका रख रहा है उसे ईरान कभी नहीं मानने वाला। क्योंकि आप समझिए कल वहां पे क्रांति दिवस मनाया जाएगा ईरान के अंदर, और वहां पर सड़कों पर उनके हथियारों का खुला प्रदर्शन किया जाएगा, तेहरान से लेकर पूरे तो ये शक्ति प्रदर्शन होगा सर, क्योंकि एक तरफ अमेरिका तो ये दावा कर रहा है उसने चारों तरफ से घेराबंदी की है, और अगर ये इस तरह से, ये तो शक्ति प्रदर्शन होगा फिर। जी बिल्कुल, देखिए जब इब्राहिम लिंकन पर जो वहाँ जो बातचीत कर रहे हैं अमेरिका की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के दामाद पहुंचे थे, तो ईरान के विदेश मंत्री भी एक वॉरशिप पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने वीडियो जारी किया। मतलब पूरी तरह से ईरान हर बात का जवाब दे रहा है, वो दबने वाला नहीं है अभी फिलहाल। तो क्योंकि उसे भरोसा है
कि वो अभी जितना वो ताकत दिखाएगा उतना अमेरिका बैकफुट पर आएगा। और खासकर अब वो बार बार बात करते हैं, देखिए पहले वो बात करते थे जितने मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है वहां पर हमले करेंगे। उन्होंने बाद में देखिए इजराइल तो निशाने पे है ही, उसके बाद उन्होंने नाम लिया दुबई का भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि यूनाइटेड अरब अमीरात, क्योंकि वहां वो जो वहां का जो है दुबई है वहां पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेरिका की है। तो बहुत लगातार नई नई बातें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर भी दबाव है। शायद यही वजह है कि अमेरिका पहल नहीं करेगा, जल्दबाजी नहीं करेगा, बहुत फूक फूक कर कदम रखेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे सैनिक, अमेरिकन सैनिक भी मारे जाएंगे अगर ये युद्ध शुरू होता है तो। क्योंकि जो मिसाइलें हैं, मिसाइलों की कोई लंबी दूरी की मिसाइलें ईरान के पास बहुत बड़ी तादाद में है, बड़ा जखीरा है उसके पास। और शायद यही चिंता का कारण है अमेरिका का। यूरेनियम की तो बात ठीक है कि वो बहुत नजदीक है एटम बम बनाने के, लेकिन यह भी सच्चाई है कि वो एक लंबे दौर की जंग लड़ सकता है ईरान। इसमें कोई शक नहीं। देखिए वो पूरी तरह से तैयार है। मैं यहाँ पर पूर्णिमा नाजी का रुख करूँ, लेकिन टीपी त्यागी जी से एक बार रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। टीपी त्यागी जी, जिस तरह से तमाम परिस्थितियां नजर आती हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों के माध्यम से ये कहा जाए कि ईरान को कमजोर करना चाहते हैं। पहले उनकी तरफ से शर्तें 4 रखी गई थी, फिर जब ईरान का रुख देखा तो उसे 2 कर दिया। अब ईरान ने भी मौका पाते हुए जवाब दे दिया कि ठीक है, जो आप चाहते हैं संवर्धन, जो जिसकी चिंता आपको ज्यादा है, हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आप हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटा दीजिए। तो क्या यहाँ पर वो बात बनती हुई नजर आ रही है? क्या अमेरिका के पाले में गेंद डाल दी एक तरह से अब ईरान की तरफ से? जी, ये जो ओमान में बैठक हुई थी, इस बैठक में ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा कि हम ये गेज करने गए थे, यानी कि ये अंदाजा लगाने गए थे कि क्या अमेरिका टॉक्स के प्रति सीरियस है। तो हमारी उस बैठक में हमें लगा कि हाँ, अमेरिका सीरियस है, लिहाजा हमें दोबारा टॉक्स करनी चाहिए। अब जो दोबारा टॉक करनी चाहिए, अमेरिका भी तैयार है, ईरान भी तैयार है, चूंकि दोनों लड़ रहे हैं, दोनों डर भी रहे हैं। ईरान भी अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, टाइम गेन करना चाहता है, और अमेरिका भी अपने उस आर्मेडे का इंतजार कर रहा है जो अभी तक कैरेबियन सी से वहां नहीं पहुंचा है, क्योंकि दुश्मन वेनेजुला नहीं है, ये ईरान है। ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात, अमेरिका की जो चाहत है वो इस समय ये जो यूरेनियम है, इस यूरेनियम को नष्ट करने की नहीं है, यूरेनियम को सीज करने की है, पकड़ने की है, और दूसरा खोमेनी को पकड़ने की है, यानी कि उसको ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा। उसके लिए उसको टाइम चाहिए तैयारी के लिए, तो वो इसलिए भी डिले कर रहा है। मगर ये चाहे जितना डिले करे और ईरान चाहे जितनी बात करे, उसकी जो मिसाइल्स है वो खतरा अमेरिका के लिए तो है ही, मगर इजराइल के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। कारण ये है कि एक तो वो मिसाइल जहां रखी हुई है, जिन सिटीज में, वो एक जगह नहीं, उसके 6 शहरों के अंडरग्राउंड में रखी हुई है। जहां रखी हुई थी और जिनके ऊपर पिछले 12 दिन के युद्ध में हमला किया गया था, वहां भी वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, और जहां का पता ही नहीं है कि वो कौन से शहर के नीचे रखती हैं, तो वहां तो उनके नष्ट होने का सवाल नहीं उठता। एक बात। दूसरी बात, ये मिसाइल्स को उसने इतने लॉन्चर्स बना लिए हैं, मिसाइल लॉन्चर, कि वो एक दफा में 1000 मिसाइल तक दागने का दावा कर रहा है, यानी कि सैचुरेट कर देगा। और अगर उसमें से 5% मिसाइल भी कामयाब होती है तो वो भारी नुकसान पहुंचाएगी। दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि इन मिसाइलों की जिनकी लोकेशन नहीं पता, जिनकी लीथेलिटी बहुत ज्यादा है, जो स्वार्म की तरह से अटैक कर सकती हैं, वो मिसाइल अब लॉन्ग रेंज भी हैं, यानी कि जो इजराइल के यहाँ पहुंच सकती हैं। इसलिए इजराइल ने कहा कि मेरी रेड लाइन है 300 किलोमीटर। अगर ईरान 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है तो मैं उसके ऊपर हमला करूंगा, और अगर अमेरिका साथ देता है तो ठीक, जो यकीन है कि देगा, लेकिन अगर अमेरिका नहीं भी साथ देता है
तो मैं उसके ऊपर हमला करूंगा। उसने तैयारी कर ली है। अपना जो उसका एरो 3 सिस्टम था, उसकी इंटरसेप्टर मिसाइल न केवल प्रोड्यूस करके बढ़ा ली है, बल्कि उनका रेंज भी 2400 किलोमीटर और हाई एल्टीट्यूड पे अटैक करने वाला बना लिया है। और एरो 3 के अलावा अब तक उसने बताया नहीं किसी को, अब सामने आया है कि उसने एरो 4 सिस्टम भी तैयार कर लिया है। और इजराइल इस लड़ाई के लिए आमादा है। लिहाजा अगर कोई ये सोचता है कि भाई ये युद्ध नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, भगवान करे ना हो, लेकिन जो आसार है वो ये है कि इसमें इजराइल अटैक करेगा और अमेरिका ना मुंह करने के बाद उसे सपोर्ट करेगा। जी और जी उसके बाद आने वाले समय में अगर ईरान ये कहता है कि मेरे पास बहुत मिसाइल है, तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो अमेरिका की कहीं ज्यादा है।